हाँ बताइए, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परासरण। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परासरण के प्रकार। क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में? परासरण क्या परिभाषा थी? क्या परिभाषा थी? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं, यानी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को ही हम परासरण कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का तनु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार। जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। परासरण कुल दो प्रकार का होता है, लेकिन बेटा परासरण के प्रकार समझने से पहले हमें परासरण दाब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम परासरण दाब नहीं जानेंगे, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फिर हम परासरण के प्रकारों को अच्छे से नहीं समझ सकते। परासरण के प्रकारों को समझने के लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब को जानना अति आवश्यक है। ठीक है ना? तो परासरण दाब क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। कल की क्लास में हमने आप लोगों को क्या बताया था? ये हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में मान लीजिए हमने क्या लगा दी, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ठीक है, और ऐसा मान लीजिए कि हमने इस साइड में केवल विलायक भर दिया। क्या भर दिया? केवल विलायक भर दिया। ऐसा मान लीजिए कि हमने केवल क्या भर दिया है? विलायक भर दिया है। और इस साइड में हमने क्या भर दिया? विलयन भर दिया। क्या भर दिया? विलयन। इस साइड में विलयन भर दिया और इस साइड में हमने क्या भर दिया? विलायक भर दिया। तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो जो विलायक के अणु हैं वो किधर जाने लगेंगे? विलयन में जाने लगेंगे। इस क्रिया को भी हम क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, कोई कण इधर से उधर जब जाएंगे ये कण, तो क्या होगा? यहां जाकर दाब उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। जैसे किशमिश है, किशमिश को जल में डाल दिया तो किशमिश के अंदर जल जाना शुरू हो गया और किशमिश फूल गई। अभी किशमिश को हम दबा रहे थे तो लचर पचर हो रही थी। अब किशमिश एकदम टाइट हो गई, उसको दबाओगे तो एकदम टाइट फील करोगे। इसका मतलब अंदर क्या उत्पन्न हो गया? जब उसके अंदर पानी घुस गया तो अंदर क्या उत्पन्न हो गया? दाब। तो जब विलायक के अणु विलयन में जाएंगे तो वहां जाकर क्या उत्पन्न करेंगे? एक दाब उत्पन्न करेंगे। और द्रवों में उत्पन्न होने वाले इस दाब को हम क्या कहते हैं? द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं। ठीक है, द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं। और अगर ये द्रव स्थैतिक दाब परासरण क्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है, तब यही द्रव स्थैतिक दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। बात समझ में आ गई? अगर यह द्रव स्थैतिक दाब किस क्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है? परासरण की क्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है, तब इसे हम द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं। हाँ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर एक पिस्टन लगा दो। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने विलयन पर एक पिस्टन लगा दिया। इसे ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहां विलयन पर हमने एक पिस्टन लगा दिया और इसका संबंध किससे कर दिया? हमने दाब मापी से कर दिया। ठीक है ना? दाब मापी से कर दिया। ठीक, अब हमने क्या किया? यहां पर दाब लगाना शुरू किया, और लगाया और लगाया और लगाया, खूब दाब लगाया। जब दाब लगाएंगे, अब इधर से कितना दाब, इसके अंदर कितना दाब हमें ये तो नहीं पता है, लेकिन जब हम इस पर दाब लगाएंगे और विलायक के अणु इधर जाने लगेंगे, या यूं कहें इधर से इधर विलायक के अणुओं का आना रुक जाएगा, तो इधर का दाब इसके अंदर के दाब जब बराबर हो जाएगा तभी तो विलायक के अणुओं का इधर से जाना रुकेगा। बोलिए। तो दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है
तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। इसके अंदर कितना दाब है हमें ये नहीं पता है, ये थोड़ी पता है हमारे लिए कितना दाब है, लेकिन हाँ हम इस पर इतना दाब लगाएं, इतना दाब लगाएं, इतना दाब लगाएं कि परासरण की क्रिया रुक जाए। और परासरण की क्रिया कब रुकेगी? जब बाहर से डाला गया दाब यहां पर लगने वाले दाब के बराबर हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल इधर से इधर जाना बंद कर देंगे। बात समझ में आ गई? अरे भाई दोनों तरफ से दाब जब बराबर हो जाएगा, बाह्य दाब और आंतरिक दाब, तभी तो कोई क्रिया रुकेगी। पर एक साइड से दाब ज्यादा है, दूसरी साइड से कम है, तो जिस साइड से ज्यादा उस साइड से जाते रहेंगे। समझ बात आ रही है? तो यहां पर जब हम पिस्टन से विलयन पर दाब लगाते हैं और जब ये दाब इसके अंदर जो दाब उत्पन्न हुआ है उसके बराबर हो जाता है, तो विलायक के अणु इधर से इधर जाना बंद कर दिया, रुकावट पैदा होगी, धक्का दे दिया, हमने रोक दिया इनको, इतना दाब लगा दिया कि इधर आ ही नहीं पा रहे प्रेशर की वजह से। समझ में बात आ गई? तो विलायक के अणु इधर से इधर जाना बंद हो जाएंगे। तो दो परिभाषाएं आप दे सकते हो। एक परिभाषा क्या दे सकते हो कि जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। इस प्रकार से विलयन में एक दाब उत्पन्न हो जाता है। विलयन में उत्पन्न होने वाले इस द्रवस्थैतिक दाब को ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। यानी विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होने वाले द्रवस्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और वैसे मैनुअली परासरण दाब क्या है कि जब यहां से यहां विलायक जाएंगे तो विलायक के अणु जब जाएंगे तो यहां पर क्या उत्पन्न करेंगे? एक दाब, और द्रवों में उत्पन्न होने वाला ये दाब क्या कहलाता है? द्रवस्थैतिक दाब। इसी द्रवस्थैतिक दाब को हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये दाब किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? परासरण क्रिया की वजह से उत्पन्न हुआ। अच्छा, तो परासरण दाब क्लियर होगा कि नहीं? जब मैं परासरण दाब पढ़ाऊंगा तब मैं एक अक्षर नहीं समझाऊंगा, सीधे लिखा दूंगा, यही बताना है, बार बार थोड़ी बताएंगे। अब देखिए यहां पर परासरण दाब के आधार पर विलयनों को कई भागों में बांट दिया गया। पहला बांटा गया अति परासरी व अल्प परासरी विलयन। अति परासरी व अल्प परासरी विलयन। ठीक है? हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। आपके पास दो विलयन हैं जिनमें से एक का परासरण दाब अधिक है और दूसरे का परासरण दाब कम है। तो जिसका अधिक है उसे आप क्या कहेंगे? अति परासरी। जिसका कम है उसे क्या कहेंगे? अल्प परासरी। सिंपल सा है। तो दो विलयनों में से जिस विलयन का, ये गेट बंद कर दीजिए, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, गेट बंद करो, एकदम लॉक कर दो इसको, ये तो हवा में खुलता रहेगा बार बार, लॉक कर दो इसको। तो अति परासरी व अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं? दो विलयन आपके पास हैं, उन दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं, और जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा होता है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यानी जब दो विलयन आपके पास हैं, दोनों विलयनों का परासरण दाब समान है, तब ऐसे विलयनों को हम क्या कहेंगे? समपरासरी विलयन कहेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से अति परासरी, अल्प परासरी और समपरासरी विलयनों को परासरण दाब के आधार पर बांटा गया है। ठीक है? परासरण दाब के आधार पर विलयनों को हम अति परासरी, अल्प परासरी और समपरासरी विलयन कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर।
ये जो अति पराशरी और अल्प पराशरी है, इसकी जरूरत पड़ेगी परासरण के प्रकार समझने में। तो देखिए, परासरण कुल दो प्रकार का है। नंबर एक, अंतः परासरण यानी इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, ठीक है। इंडो ऑस्मोसिस क्या है? जैसे कि हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने क्या भर दिया? जल भर दिया यहां तक, और इसमें क्या डुबो दिया? एक किशमिश को डुबो दिया। तो किशमिश के अंदर गाढ़ा गाढ़ा विलयन भरा हुआ है, भरा है कि नहीं भरा है बोलिए? और यहाँ क्या भरा हुआ है? जल। यहाँ क्या भरा हुआ है? जल। तो जल कहाँ प्रवेश करेगा? विलायक किधर से इधर जाएगा? तनु से सांद्र की ओर। बाहर विलयन तनु है, अंदर सांद्र है। तो कहाँ प्रवेश करने लगेंगे? विलायक के अणु कहाँ से कहाँ जाने लगेंगे? विलायक के अणु अंदर जाने लगेंगे। किसके? किशमिश के अंदर। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये जो किशमिश है ये फूल जाएगी, अंगूर जैसी दिखाई देने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा द्रव है और कुछ देर बाद ये फूल जाएगी किशमिश, और हमें किसकी जैसी दिखाई देने लगेगी? अंगूर जैसी दिखाई देगी, और इसमें जल ढेर सारा पहुंच जाएगा। अब आप बताइए, जब इसके अंदर जल जाएगा तो परासरण दाब किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका परासरण दाब ज्यादा हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? इसका परासरण दाब कैसा हो जाएगा? ज्यादा। जब जल इसके अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ एक प्रेशर उत्पन्न होगा कि नहीं? अब एकदम प्रेशर उत्पन्न हो गया, दबाओ इसको, एकदम टाइट दबेगी। समझ बात आ गई? इसका मतलब अंदर प्रेशर है तभी तो टाइट दब रही है। यहाँ पर क्या है? एकदम लूज टाइप का है ये, ठीक है, इसमें। तो यह क्योंकि अंदर प्रेशर नहीं है, क्योंकि अंदर प्रेशर नहीं है। तो लेकिन क्या है कि जब जल इसके अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, यानी परासरण दाब अधिक हो जाएगा। तो किशमिश के अंदर का परासरण दाब ज्यादा होगा और बाहर का परासरण दाब कम होगा। बात समझ में आ गई? यानी किशमिश के अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो कैसा है? अति पराशरी है, अति पराशरी है। और बाहर जो द्रव है वो कैसा है? अल्प पराशरी है। यही बात तो परिभाषा में काम आने वाली है, यहां पर ध्यान दीजिए। यानी विलयन के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर जल के अणु कब जाएंगे? जब उस पदार्थ को हम कहां डालेंगे? कहां डालेंगे? जब हम उसको डालेंगे अल्प पराशरी विलयन में। तो क्या होगा? विलायक के अणु इस अल्प पराशरी विलयन से कहां प्रवेश करने लगेंगे? अति पराशरी विलयन में प्रवेश करने लगेंगे। और विलायक के अणुओं का अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन के अंदर जाना ही क्या कहलाता है? अंतः परासरण। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। तो क्या हो जाएगा? अंतः परासरण की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो कैसा है? यानी ऐसे समझ लीजिए, हमेशा जो गाढ़ा विलयन होगा वो अति पराशरी होगा, और जो पतला विलयन होगा, तन होगा, वो अल्प पराशरी होगा। क्योंकि गाढ़ा विलयन अति पराशरी क्यों हो जाएगा? क्योंकि विलायक अणु उसके अंदर चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, वहां प्रेशर बढ़ा देंगे जा करके। समझ में बात आ रही है? तो ऐसे दिमाग में आप रखिएगा कि जो गाढ़ा विलयन है, सांद्र विलयन है, वो हमेशा अति पराशरी होगा, ठीक। जो तन विलयन है वो हमेशा अल्प पराशरी होगा। और किसी पदार्थ को जब आप अल्प पराशरी विलयन में डालोगे तो विलायक के अणु अल्प पराशरी विलयन से कहां जाने लगेंगे? अति पराशरी विलयन के अंदर जाने लगेंगे। और अति पराशरी विलयन के अंदर विलायक के अणुओं का जाना ही, अंदर जाना क्या कहलाएगा? अंतः परासरण। तो किशमिश को जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना क्या है? अंतः परासरण है। बात समझ में आ गई? दूसरा, तो ये बात समझ में आ गई। अब बताओ, इन दोनों शब्दों की जरूरत थी। ये दोनों शब्द जब आप परासरण दाब समझेंगे, उसके बाद इन सबको, इन दोनों को समझेंगे, तब तो ये कंप्लीट हो पाएगी बात। और भाई ये पढ़ाए बिना अगर आप ये पढ़ लेते तो क्या बात पल्ले पड़ती? पल्ले नहीं पड़ती, आप रटते उसको। अगला देखिए, दूसरा क्या है? बाह्य परासरण। बाह्य परासरण
अर्थात एक्सोऑस्मोसिस। बाह्य परासरण अर्थात एक्सोऑस्मोसिस क्या है, इसको देखा जाए। हमने क्या किया, एक हमने पात्र लिया, उस पात्र में हमने नमक का गाढ़ा घोल भर दिया। किसका गाढ़ा घोल भर दिया? नमक का एकदम गाढ़ा गाढ़ा घोल, पूरा नमक ही नमक दिखाई दे रहा है। ठीक है, खूब गाढ़ा विलयन यहां पर हमने ले लिया, नमक का गाढ़ा विलयन, एकदम गाढ़ा। ठीक है, एकदम गाढ़ा विलयन। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दिया? एक हमने अंगूर इसके अंदर डाल दिया, अंगूर। और अंगूर के अंदर विलयन कैसा है? तनु है। क्या होगा? इसमें विलायक ज्यादा है, यहाँ विलायक कम है, तो विलायक कणु कहाँ आने लगेंगे? बाहर आने लगेंगे। बाहर आना ही क्या है? बाह्य परासरण। और अंदर वाला द्रव कैसा है? जब बाहर आने लगे तो बाहर दाब अधिक करेंगे, तो बाहर वाला विलयन कैसा हो जाएगा? बाहर जब जल के अणु बाहर आ जाएंगे तो बाहर दाब पैदा करेंगे नहीं, तो बाहर वाला अति परासरी हो जाएगा और अंदर वाला अल्प परासरी। तो ये अल्प परासरी है, अल्प परासरी, और ये अति परासरी। तो यहां क्या हुआ? इसका मतलब बाह्य परासरण की क्रिया हो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये जो किशमिश है, वो अंगूर है, एकदम इसका जल सब बाहर निकल जाएगा और ये किशमिश के समान पिचक जाएगा। समझ में बात आ गई? इस तरह से क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ? बाह्य परासरण की क्रिया कब होगी? जब हम किसी पदार्थ को अल्प परासरी विलयन में डालेंगे, वो सॉरी अति परासरी यानी गाढ़े विलयन में। ठीक है, यहां अंतः परासरण कब हो रहा है? जब हम अल्प परासरी विलयन में किसी पदार्थ को डुबा रहे हैं। और अति परासरण कब होगा? जब हम किसी पदार्थ को अति परासरी विलयन में, वो सॉरी बाह्य परासरण कब होगा? जब हम किसी पदार्थ को अति परासरी विलयन में डुबाएंगे। क्लियर? तो परिभाषा क्या होगी? किसी पदार्थ को अति परासरी विलयन में डालने पर, ठीक है, किसी पदार्थ को अति परासरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन में बाहर आना बाह्य परासरण कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बात समझ में आ गई? दोनों बातें समझ लो। यहां पर क्या है? किसी पदार्थ को अल्प परासरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन के अंदर जाना अंतः परासरण कहलाता है। किसी पदार्थ को अति परासरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन में बाहर आना बाह्य परासरण कहलाता है। तो अंतः परासरण का उदाहरण क्या है? किशमिश का जल में डालने पर, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना। और बाह्य परासरण का उदाहरण क्या है? नमक के गाढ़े घोल में अंगूर को डालने पर अंगूर का पिचक जाना। बात समझ में आ गई? तो परासरण क्रिया के दो प्रकार हैं, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। दोनों क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए? तो लिख लीजिए आप लोग। हेडिंग डालो, परासरण के प्रकार। लिखो, यह निम्न दो प्रकार का होता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। नंबर 1 हेडिंग डालिए, अंतः परासरण। देखो, किसी पदार्थ को इंडोऑस्मोसिस, हेडिंग डाल ली। देखो, किसी पदार्थ को
अल्प पराशरी विलयन में डालने पर किसी पदार्थ को अल्प पराशरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन के अंदर जाना अल्प पराशरी विलयन के अंदर जाना नहीं, क्या कुछ उल्टा बोल दिया, फिर से ध्यान से सुनिए। किसी पदार्थ को अल्प पराशरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन के अंदर जाना, अति पराशरी विलयन के अंदर जाना अंतः परासरण कहलाता है। अंतः परासरण कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो। किशमिश को जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना। चित्र बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो बना लेना, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालिए, बाह्य परासरण, एक्सोऑस्मोसिस। हेडिंग डाली, बाह्य परासरण, एक्सोऑस्मोसिस। लिखिए। देखो, किसी पदार्थ को अति पराशरी विलयन में डालने पर, बाह्य परासरण में लिखो, किसी पदार्थ को अति पराशरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का पदार्थ में उपस्थित अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन में बाहर जाना, अति पराशरी विलयन में बाहर जाना बाह्य परासरण कहलाता है। एग्जाम्पल, नमक के गाढ़े घोल में, नमक के गाढ़े घोल में
अंगूर डालने पर अंगूर का पिचक जाना, अंगूर का पिचक जाना। तो परिभाषा एक बार मेरे साथ साथ दोहरा लीजिए, इससे याद हो जाए। क्या परिभाषा है अंतःपरासरण की? बोलिए, बिना देखे बोलो, क्या लिखोगे? किसी पदार्थ को अल्प पराशरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन के अंदर जाना अंतःपरासरण कहलाता है। बाह्य परासरण की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ को अति पराशरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन में बाहर जाना बाह्य परासरण। याद हो गया? तो अगला प्रश्न अब हम लोग पढ़ेंगे। परासरण हमने पढ़ लिया, परासरण के प्रकार पढ़ लिए, परासरण दाब पढ़ लिया, इसे लिखाया नहीं, आगे आएगा क्वेश्चन तब लिखाएंगे, ठीक है। और अति पराशरी, अल्प पराशरी, समपराशरी, इनको भी इसी के साथ में स्टडी कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे विसरण किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? विसरण किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, विसरण क्या है? विसरण तथा परासरण में अंतर लिखिए। विसरण क्या है? विसरण तथा परासरण में अंतर लिखिए। तो क्या क्वेश्चन लिख लिया? बोलो। देखिए, विसरण अर्थात डिफ्यूजन, विसरण अर्थात डिफ्यूजन किसे कहते हैं? विसरण समझने से पहले थोड़ा सा परासरण को समझ लिया जाए तो विसरण समझना बड़ा आसान हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए कैसे। ये हमारे पास एक पात्र है, क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये तो कुछ और है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इसमें हमने इसमें भी विलयन भर रखा है और इसमें भी भर रखा है, दोनों में भर दिया। लेकिन इसमें कैसा है? तनु विलयन, और इसमें कैसा है? सांद्र विलयन है। इसमें सांद्र गाढ़ा विलयन, इसमें जो विलयन है वो कैसा है? खूब गाढ़ा है, एकदम गाढ़ा विलयन, यानी सांद्र विलयन है। ये वीडियो में आ जाता है कि नहीं? ये सब डायग्राम स्पष्ट कल वीडियो देखा था, कल वाला अपलोड कर दिया कि नहीं? नहीं किया ना? अच्छा, तुम लोग देखते ही नहीं होगे जब क्लास अटेंड कर लेते हो। इसमें भी विलय है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम है, ठीक है। ये विलयन कैसा है? तनु विलयन है। ये कैसा है? सांद्र विलयन है। तो हमने आप लोगों को क्या बोला था? क्या बोला था? कि जब हम दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो विलायक के अणु कहाँ जाने लगते हैं? विलायक, ये विलायक है, कहाँ जाने लगते हैं? ये हमारे पास विलायक है, कहाँ जाने लगेंगे? सांद्र से तनु से सांद्र विलयन की ओर। यही तो होता है। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। इधर विलायक ज्यादा है, इधर कम है, तो विलायक ज्यादा से कम की ओर जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जो विलय ज्यादा है वो नहीं चाह रहा है कि हम उधर जाएं, वो एकदम आतुर है इधर से उधर जाने के लिए, लेकिन ये झिल्ली रुकावट पैदा किए हुए है। ये सारे मालिक्यूल इस इंतजार में है कि ये झिल्ली हटे और हम इधर से उधर छलांग मारे। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो यही तो होता है कि जब हम इस झिल्ली को खींच लेंगे, मान लो हमने इस झिल्ली को यहाँ से खींच लिया, यहाँ से इसको हमने खींच लिया, यानी जो झिल्ली यहाँ पर लगी हुई थी उसको अब हमने हटा दिया है। अब ये झिल्ली यहाँ पर नहीं है, ये झिल्ली अब हटा दी गई यहाँ से। तो क्या होगा बताइए?
तो अभी विलेय जा क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि विलेय के कणों का आकार बड़ा था, झिल्ली के छिद्रों का आकार छोटा था, तो उसको पार ही नहीं कर सकते। लेकिन अब तो कोई बाधा नहीं रह गई। बोलो, तो क्या होगा? तो विलेय के जो कण होंगे, जो विलेय के कण होंगे, वो किधर से किधर जाने लगेंगे? इधर से इधर जाने लगेंगे। यानी ये गड्ढ-बड्ढ हो जाएगा पूरा। ये विलेय जा रहा है, विलेय। क्लियर है? तो अगर हम झिल्ली ना लें तो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के बीच में, तो विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, और विलेय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर जाने लगेंगे, और ये पूरा विलयन थोड़ी देर में एक जैसा हो जाएगा। एक कहानी कुछ वो हो गई, शरबत जैसे बनाते हैं। एक गिलास में हमने चीनी ली ना, और दूसरे गिलास में हमने केवल पानी लिया, और पहले गिलास में चीनी ली, थोड़ा पानी डाला, और दूसरे गिलास में पानी ले लिया, और हमने गड्ढ-बड्ढ करना चालू किया। कोई अर्धपारगम झिल्ली नहीं है। तो जिसमें चीनी ज्यादा थी, एक में चीनी ज्यादा थी, एक में जल ज्यादा था, थोड़ी देर बाद क्या होगा? गड्ढ-बड्ढ करते हुए सब मिक्स हो जाएगा। दोनों गिलास में एक जैसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे शरबत बनाएंगे वहां कुछ दिन बाद तो ऐसी तो करेंगे, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो शरबत तो ऐसी बनाया जाएगा, गड्ढ-बड्ढ। तो ये गड्ढ-बड्ढ को ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ये गड्ढ-बड्ढ की क्रिया ही क्या है? विसरण है। जिसमें क्या होता है? विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर और विलेय के अणु सांद्र से तनु की ओर गति करते हैं, और थोड़ी देर बाद पूरा विलयन कैसा हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। समझ में बात आ गई? यानी समांगी मिश्रण बन जाएगा थोड़ी देर के बाद में। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। समझ में बात आ गई? और इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई जरूरत नहीं होती, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता यहां नहीं है। और इस क्रिया में अणुओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? देखिए, अग्र दिशा में भी हो रहा है, विपरीत दिशा में भी हो रहा है। और इस क्रिया में विलेय के अणु किधर से किधर जाएंगे? विलायक से विलयन की ओर। अब विलेय के गलत बोल रहे, विलायक के अणु किधर जाएंगे? तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, और विलेय के किधर जाएंगे? सांद्र से तन विलयन की ओर। यानी अणुओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में होगा, ना कि एक दिशा में। परासरण में केवल एक दिशा में अणुओं का प्रवाह होता है, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये परासरण है। देखो, परासरण का भी चित्र बना दे एक साइड में। देखिए, यहां पर क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस साइड में क्या भर रखा है हमने? तनु विलयन, और इधर क्या भर रखा है? सांद्र विलयन। और विलायक के अणु किधर किधर जा रहे हैं? तनु से सांद्र की ओर, केवल एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये किसके अणु हैं? विलायक के। क्लियर है? तो इसमें अणुओं का प्रवाह केवल एक ही दिशा में हो रहा है। तो अंतर भी अगर आता तो यही तो अंतर है। एक क्रिया एक ही प्रकार की है, और ये दो प्रकार की है, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। क्लियर? इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें अणुओं का प्रवाह दोनों दिशा में होता है, इसमें अणुओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये क्रिया एक ही प्रकार की होती है, एक क्रिया अंतः तथा बाह्य दो प्रकार की होती है। इसमें विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर तथा विलेय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर गति करते हैं, और इसमें विलायक के अणु केवल विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र। विलायक जाएगा तो तनु से सांद्र की ओर ही, जो यहां हो रहा है वही यहां भी हो रहा है, लेकिन बस यहां क्या एक्स्ट्रा हो गया? यहां क्या ऐसा नहीं हो रहा है जो यहां हो रहा है? बस विलेय का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक है ना? केवल विलेय ही तो रुकावट हमने लगा दी, विलेय इधर से इधर नहीं आएगा, इतने तो रुकावट है, बाकी तो सेम प्रोसेस है। क्लियर है? तो क्या परिभाषा में बोलो मेरे साथ साथ? दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलकर दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले पदार्थों का या विलयनों का आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना विसरण कहलाता है। ठीक है?
और विसरण परासरण में अंतर क्या हो जाएगा? विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर क्या है? विसरण में अणुओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परासरण की क्रिया में अणुओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। विसरण में जो विलय के अणु हैं तनु से सांद्र की ओर, विलय के अणु सांद्र से तन की ओर जाते हैं, जबकि परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु ही तनु से सांद्र की ओर जाते हैं। ठीक है। और विसरण की क्रिया एक ही प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की होती है, और परासरण की क्रिया अंतः तथा बाह्य दो प्रकार की होती है। विसरण की क्रिया दोनों विलयनों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में लाने से होती है, दो विलयन लिए दोनों मिला दिए। और परासरण की क्रिया दोनों विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इधर वाला जो विलयन है वो कैसा है? इसमें इधर वाला विलयन कैसा है? सांद्र गाढ़ा है, और इधर वाला विलयन कैसा है? पतला है, यानी तनु है, यानी यहां विलायक ज्यादा है। क्लियर है? तो क्या लिखोगे आप लोग? दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों का आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना विसरण कहलाता है। क्लियर? ये तो होगी परिभाषा। इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोनों में अंतर समझो, इधर विसरण है और इधर क्या हो रहा है? परासरण हो रहा है, यानी आस्मोसिस हो रहा है। विसरण और परासरण में अंतर क्या है? दोनों अंतर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। विसरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, पहला अंतर यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोला करो आप लोग। पहला अंतर क्या है? विसरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण की क्रिया में अणुओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में, परासरण की क्रिया में अणुओं का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। विसरण की क्रिया में विलायक के अणु तन विलयन से तथा विलय के अणु सांद्र विलयन से, और परासरण की क्रिया में विलायक के अणुओं का प्रवाह तन विलयन से। विसरण की क्रिया एक ही प्रकार की होती है, इसके कोई प्रकार नहीं है, लेकिन परासरण की क्रिया अंतः तथा बाह्य दो प्रकार की होती है। ठीक है? और अंतर क्या है? और अंतर क्या है? विसरण की क्रिया दोनों विलयनों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में लाने से होती है, और परासरण की क्रिया दोनों विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने से होती है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो लिखा दिया जाए, लिख लीजिए। लिखो, इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की हेडिंग डाली, विसरण डिफ्यूजन विसरण हेडिंग डालो। हाँ तो लिखो, इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, इस क्रिया में विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर तथा विलय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार एक समांगी मिश्रण बन जाता है, इस प्रकार एक समांगी मिश्रण बन जाता है।
इस क्रिया को ही विसरण कहते हैं। नई लाइन से लिखो इन्वर्टेड कामा में, अतः दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों का आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। ये वाला चित्र चाहो तो बना लो, ये बनाओगे, बना लीजिए चित्र, एक तरफ पतला विलयन एक तरफ गाढ़ा विलयन, और ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, जल्दी करो ये कार्य, फिर लिखाएं अंतर भी लिख लीजिए, जल्दी बनाओ। ये वाला चित्र नहीं बनाना है, ये किसने बनाने को बोल दिया? आप बना रही हैं। ये थोड़ी उतार रही, कुछ नहीं, तो इसके साथ कंपेयर किया गया, इसलिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया। ये नहीं करना है, तो पहले पढ़ चुके हैं ना, केवल ये चित्र बनाने को बोला था मैंने। अब हेडिंग डालो, विसरण तथा परासरण में अंतर। विसरण तथा परासरण में अंतर। एक तरफ लिखो विसरण, दूसरी तरफ लिखो परासरण। एक तरफ लिखो विसरण, दूसरी तरफ लिखो परासरण। विसरण में लिखो नंबर 1, इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। लिखो, इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी साइड में लिखो, इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। नंबर 2, इस क्रिया में अणुओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। इस क्रिया में अणुओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। दूसरी साइड में लिखो, इस क्रिया में अणुओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस क्रिया में अणुओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। दूसरी साइड में, इस क्रिया में अणुओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। नंबर 3, इस क्रिया में विलायक के अणुओं का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर
तथा विलेय के अणुओं का प्रवाह विलायक के अणुओं का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर तथा विलेय के अणुओं का प्रवाह अरे उसी में लिखना है, अभी तो वही पॉइंट चल रहा है उसी में। तथा विलेय के अणुओं का प्रवाह सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। दूसरी साइड में अब लिखना है, इस क्रिया में विलायक के अणुओं का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। नंबर तीन तो हो ही गया, अब नंबर 4 है। नंबर 4 लिखो। एक क्रिया केवल एक ही प्रकार की होती है। दूसरी साइड में वो एक क्रिया अंतः तथा बाह्य दो प्रकार की होती है। एक क्रिया अंतः तथा बाह्य दो प्रकार की होती है। नंबर 5, एक क्रिया दोनों विलयनों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में लाने से होती है। दूसरी साइड में लिखो, एक क्रिया दोनों विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने से होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने से होती है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फीस जमा कर दो। ठीक है, ये लिख लिया। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।